Hello everyone and welcome to the channel. So guys, we're back with another session for your RBI Grade B and NABARD Grade A English language for the year 2024, and this is the sixth lecture for your English language. So guys, in today's lecture we are going to practice close test, rearrangement and reading comprehension guys. These are the three most important topics of your exam. Reason being they are the biggest chunk of your paper. So the better you practice them, the better it is going to get for you. So what we'll be doing today is we'll be practicing through PYQs. तो जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में हम उन्हीं से प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है और फिर हम कुछ प्रैक्टिस भी करके देखेंगे आज इस सेशन में। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड गाइज आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड फॉर योर जर्नी अहेड। आई होप यू डू वेल एंड आई होप दैट यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन अपना विदाउट एनी फर्दर एडू। तो सबसे पहले अपने पास है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट गाइज आपको आजकल दो तरह से मिलता है। पहले तो आपको क्लोज टेस्ट में क्या आता था, आपको एक पैराग्राफ दे देता था, वो कहीं से भी किसी एडिटोरियल से या आर्टिकल से एक पैराग्राफ उठाता था और उस पैराग्राफ में आपके लिए 5 ब्लैंक्स बना देता था और उन ब्लैंक्स के लिए वो आपको ऑप्शन देता था कि बताइए कि इसमें इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिट बैठ सकता है। आजकल उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आजकल उन्होंने इसको ना डबल डबल फिलर्स के सेंस में भी यूज करना शुरू कर दिया। डबल फिलर्स कैसे, या तो वो आपको एक सेंटेंस में दो ब्लैंक दे देगा और पूछेगा कि एक पेयर ऑफ वर्ड्स दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा पेयर इन दोनों में फिट बैठता है, या फिर वो आपको दो सेंटेंसेस दे देगा और दोनों सेंटेंसेस में एक ब्लैंक यहाँ दे देगा और एक ब्लैंक यहाँ दे देगा और दोनों के लिए आपको एक कॉमन वर्ड देगा और पूछेगा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो यूज हो रहे हैं इनमें कौन सा फिट बैठ सकता है। तो दोनों ही हम देखेंगे गाइस। बट अब बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लोज टेस्ट इज जस्ट अबाउट वोकेबुलरी। Guys, it's not just about vocabulary, it's more about your elimination method, your analytical skills, and then it boils down to your vocabulary guys। vocabulary का रोल होता है बट उससे पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन अपनी ग्रामेटिकल लॉजिक से और अपने कॉन्टेक्चुअल एनालिटिकल स्किल से आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि आपके अगर आपने सही से समझा है तो यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो क्लोज टेस्ट की ट्रिक क्या है गाइस, सबसे पहले अपना जो पैराग्राफ आपको दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले उसमें आपको उसकी टोन और आपको सेंटेंस पैटर्न पहचानना है। टोन मतलब अंडरलाइंग थीम क्या है पैसेज की, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी चीज़ को अप्रीहेंड कर रहा है, किसी चीज़ को वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इलेबोरेट कर रहा है। तो जैसा आपका पैसेज होगा ना गाइस वैसे ही आपकी चॉइसेस भी बनती हैं। तो आपकी चॉइसेस को ढूंढने में ये चीज़ बहुत मदद करती है। और सेंटेंस पैटर्न मतलब सेंटेंस पैसेज जो है वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अलॉट। फिर उसके बाद गाइस जो आपको ब्लैंक दिया हुआ है उसमें ना अपना पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढा करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, जब देखना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ डैश कंट्री, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया डेवलपिंग, स्ट्रगलिंग, बैकवर्ड, अमेजिंग या थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, क्या आना चाहिए गाइस? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल टेल मी सर डेवलपिंग आना चाहिए। बट एक चीज़ समझो गाइस, बिना ये पढ़े हुए कि आगे पैसेज में क्या होने वाला है आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे डेवलपिंग आएगा, बिना आगे वाले कॉन्टेक्स्ट को जाने। तो ये गलती करते हैं बहुत बार बच्चे ना, बिना पूरा पैसेज पढ़े एकदम से शुरू कर देते हैं, वो गलती मत करना कभी भी। पहले पूरा पैसेज करो, अपनी वर्ड टोन पहले आइडेंटिफाई करो और फिर अपना वर्ड टाइप ढूंढो। वर्ड टाइप का मतलब है जैसे इंडिया इज अ डैश कंट्री, इंडिया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब अ आर्टिकल, डैश कंट्री, कंट्री अगेन नाउन। अब नाउन से पहले कौन से वर्ड यूज होते हैं, एडजेक्टिव। अगर मैं इस तरह से अपनी ग्रामर को यूज करता हूँ कि वहां पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए और ऑप्शन ऑप्शन में देखो कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव नहीं है, कौन सा वर्ड है जो लॉजिकली वहाँ ठीक नहीं बैठता, कि मतलब वहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है। तो लॉजिक और ग्रामर के बेसिस पे आप गाइस गाइस 5 में से कम बोल रहा हूँ 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे और आखिर में जो 2 ऑप्शन बचेंगे ना उनमें आपको चूज करना होगा कि इनमें से सही क्या बैठता है, वहां पे आपके वोकेबुलरी का रोल आएगा। तो दैट इज हाउ डीप यू कैन eliminate your options, and this is how simple it can get for you. So select the word type, eliminate the obvious options on the basis of the logic. Then after you have filled all your blanks, read the sentence if it sounds correct or not. And then please remember guys, you don't have to get stuck anywhere, right? If you let's say if you can't find one blank, that doesn't mean that you have to get stuck or you have to stop doing it. You can skip that blank and attempt others. So attempting 4 out of 5 is not a bad deal, राइट। सो बट गलती ना हो गई, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इस पेपर में हमने क्या देखा है, हमारी एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो चलो गाइज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे पास एक पैसेज था, तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे करना होता है। पहले एक पैसेज पढ़ो, अपनी टोन समझाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे गाइज। तो कंट्रीज आर डैश स्पीशीज टू मूव टू न्यू प्लेसेस बाय एनेबलिंग क्लाइमेट चेंज एंड एट द सेम टाइम मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू मूव। कि कंट्रीज क्या कर रही हैं, स्पीशीज को मतलब फोर्स कर रही हैं मूव करने पे, लेकिन मुश्किल भी उतना ही हो रहा है उनके लिए मूव करना। फिर उसने आगे क्या बोला देखते हैं एक बार। अक्रॉस जियोलॉजिक टाइम द अर्थ हैज अपेरेंटली सर्वाइव्ड 5 mass extinctions and we are on the verge of the sixth. We don't believe humanity can survive this wave unless we make rapid dash. Okay, तो यहाँ पे कुछ अर्थ के सर्वाइवल की बात हो रही है। देयर हैज बीन अ राइजिंग टाइड ऑफ इग्नोरेंस इन द फेस ऑफ एब्सोल्यूट फैक्ट्स इन द ग्लोबल अरीना। द वेरी साइंस दैट द वर्ल्ड इज डैश टू रीच द मून Mars and beyond is now telling us that we might have to abandon ship if we keep polluting and dash the environment and have leaders who ignore science. तो ये environment pollution के ऊपर है कि environment को अगर हम ऐसे ही खराब करते रहे तो हमें धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी हम we are on the verge of the sixth extinction of life. Large corporations, especially energy corporations, release carbon emissions into the atmosphere. Factors that have been influencing these emissions are very much within our control, and one of them is consumerism, which dash climate change. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, in its report titled Livestock's Long Shadow, argues that livestock is a major livestock होता है मवेशी जानवर गए जिनको हम पालते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, डेयरी कंजम्पशन हो गया या वैसे कंजम्पशन हो गया। तो देयर इज अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस नेमिंग लाइव स्टॉक्स लॉन्ग शेडो, मतलब उसका कितना दूर तक प्रभाव पड़ता है। लॉन्ग शेडो का मतलब क्या है, वो कितने दूर तक उसका इम्पैक्ट होगा। तो इट आर्ग्यूज दैट लाइव स्टॉक इज अ मेजर स्ट्रेसर ऑन मेनी इकोसिस्टम्स एंड ऑन द planet as a whole. It is one of the largest sources of greenhouse gases, and these gases will only increase if we as consumers do not make conscious dash. ठीक है, अब सही लग रहा है वो, उसने वो क्रिटिकल बात की है कि भैया अगर हमने ये सब ठीक नहीं किया तो हम फंस जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे इस प्लानट पे, अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं गाइस, कंट्रीज आर डैश स्पीशीज टू मूव टू न्यू प्लेसेस बाय एनेबलिंग क्लाइमेट चेंज। कंट्रीज आर डैश, आर के बाद हेल्प एक्शन वर्ब आती है, कैरिंग, अबैंडनिंग, फोर्सिंग, फाइंडिंग, इंश्योरिंग, सारी आ सकती थी यहाँ पे, ग्रामेटिकली ठीक है। बट कंट्रीज आर कैरिंग स्पीशीज टू मूव, मतलब उनको लेके घूम रहे हैं, कैरी कर रही है। नो, अबैंडनिंग स्पीशीज टू मूव, फोर्सिंग स्पीशीज टू मूव, फाइंडिंग स्पीशीज टू मूव, इंश्योरिंग, फाइंडिंग नहीं आ सकता, फोर्सिंग, इंश्योरिंग या अबैंडनिंग। अबैंडनिंग अकेला छोड़ना मूव करने के लिए नहीं, डजंट मेक सेंस। अब ये बचते हैं अपने पास, कंट्रीज आर फोर्सिंग स्पीशीज टू मूव या कंट्रीज आर इंश्योरिंग स्पीशीज टू मूव। आगे क्या दिया उसने, बाय एनेबलिंग क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज करके वो उनको मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू मूव। तो आई थिंक यहाँ पे सही आएगा फोर्सिंग। कंट्रीज आर फोर्सिंग स्पीशीज टू मूव to new places by enabling climate change, at the same time making it harder for them to move. Across geologic time, the Earth has apparently survived 5 mass extinctions, and we are on the verge of the sixth. We don't believe humanity can survive this wave unless we make rapid dash. अब rapid is an adjective, rapid, rapidly. तो rapid adjective है तो फिर उसके बाद noun आना चाहिए। तो unless we make rapid proceeds होते हैं collections of money, doesn't make sense. Unless we make rapid amends, rapid plots, rapid gauge या रैपिड अटोन। गेज और अटोन नहीं आ सकते गाइस, ये वर्ब है। अटोनमेंट और गेज ये वर्ब होते हैं, तो एडजेक्टिव वर्ब के लिए नहीं लगते हैं, ये गलत है। अब देखो हो गए 3 एलिमिनेट अपने, तो बचे अपने पास 2, अनलेस वी मेक रैपिड प्लॉट्स या रैपिड अमेंड्स, कि अगर हमने जल्दी ही ठीक नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। तो अनलेस वी मेक रैपिड अमेंड्स, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब ठीक करना। There has been a rising tide of ignorance in the face of absolute facts in the global arena. The very signs that the world is dashed to reach the moon, Mars, and beyond is now telling us that we might have to abandon ship if we keep polluting and dash the environment. So, the very signs that the world is dashed to reach the moon, Mars, and beyond. The very signs that the world is daunting to reach the moon, no, craving, क्रेविंग होता है भूख लगना, नहीं। हार्टनिंग मतलब दिल खुश कर देना, स्क्रेपिंग खुरचना, या यूजिंग, आई थिंक यूजिंग इज द राइट वर्ड। So the very signs that the world is using to reach the moon, Mars and beyond is now telling us that we might have to abandon ship if we keep polluting and dash the environment. If we keep polluting and outgrowing, मतलब उससे आगे बढ़ जाएंगे हम। Illustrating the environment, नहीं। वार्पिंग नहीं, गाइस वार्पिंग होता है उसको वो कर देना, वाप कर देना। अब्यूजिंग या डिप्रेविंग, डिप्रेविंग होता है
किसी चीज़ से वंचित रखना, लेकिन सही वर्ड है अब्यूजिंग के। इफ़ वी कीप पॉल्यूटिंग एंड अब्यूजिंग, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं कि अगर हमने पॉल्यूट किया और अब्यूज मिसयूज किया, तो if we keep polluting and abusing the environment and have leaders who ignore science, large corporations, especially energy corporations, release carbon emissions into the atmosphere. Factors that have been influencing these emissions are very much within our control, and one of them is consumerism, which dash climate change. One of them is consumerism, which amplifies, misemploys नहीं, expound होता है, किसी को भला भला बुरा कहना नहीं, elucidate, lucid मतलब validate, उसको clear करना, validate करना, क्लक्स एक आवाज़ होती है, तो आई थिंक फेयरली सिंपल है था ये तो कि वन ऑफ देम इज कंज्यूमरिज्म विच एम्पलीफाइज, एम्पलीफाई मतलब जो उसको बढ़ाता है, ठीक है, एम्पलीफाई कर देता है, तो एम्पलीफाइज क्लाइमेट चेंज. द FFAO organization of UN in its report titled Livestock's Long Shadow argues that livestock is a major stressor on many ecosystems and on the planet as a whole. It is one of the largest sources of greenhouse gases, and these gases will only increase if we as consumers do not make conscious dash. Unless we as consumers do not make conscious, illuminates, no, वर्ब ही आ ही नहीं सकता, कॉन्शियस एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, कॉन्शियस, कॉन्शियस ट्रांजिटिव, कॉन्शियस चॉइसेस, कॉन्शियस रीजनिंग नहीं, कॉन्शियस प्रोफेसीज, प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी नहीं, कॉन्शियस ट्रांजिटिव अगर हम चेंज ना करें, कॉन्शियस चॉइसेस, आई थिंक चॉइसेस की बात कर रहा था वो कि हमें अपनी चॉइसेस को ठीक करना चाहिए, तो अनलेस वी मेक कॉन्शियस चॉइसेस. अब इसको आप पूरा पढ़ के देखना, आपको पूरा सेंस में लगेगा. कंट्रीज आर फोर्सिंग स्पीशीज टू मूव अनलेस वी मेक रैपिड अमेंड्स. The very signs that the world is using to reach the moon, and if we keep polluting and abusing the environment, and one of them is consumerism, which amplifies climate change, and if we as consumers do not make conscious choices. तो पढ़ने के बाद आपको पूरा फील होगा कि ये सही होता है. बट गाइस ये बहुत टाइम पे पहले आते थे, 2019 में आया था लास्ट टाइम, उसके बाद से गाइस क्लोज टेस्ट नहीं आया है. तो अब ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, बट हाँ स्टिल आपको प्रिपेयर करना चाहिए. बट अब उसके बाद से कौन से क्वेश्चन आते हैं, डबल फिलर्स. डबल फिलर्स आर सिंपल, उसमें भी आपको यही करना होता है गाइस, आइडेंटिफाई द टोन एंड सेंटेंस पैटर्न. ठीक है, ये थोड़े ईजी हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको ना पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आप इंडिविजुअल एक एक लाइन पढ़ के अपना एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. सेलेक्ट द वर्ड टाइप, एलिमिनेट द ऑब्वियस ऑप्शंस एंड रीड आफ्टर फिलिंग द ऑप्शंस. दिखाता हूँ गाइस कैसे कैसे आते हैं, देखना 2022 के दिखा रहा हूँ गाइस. जैसे उसने दो सेंटेंस दिए और दोनों में एक एक ब्लैंक, और हमें ढूंढना है इसके इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए. तो ही सेंटेंस टू जेल फॉर कंसिस्टेंटली एंड डैश इल ट्रीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. And second है valuable programs that could have saved lives but involved greater scrutiny of the council's affairs were dash abandoned. Abandoned verb है तो उससे पहले adverb आना चाहिए. Carelessly, alluringly, abating, abating नहीं आ सकता गाइस क्योंकि एडजेक्टिव है, बाकी चारों आ सकते थे. अब ऑप्शन देखते हैं गाइस. ही सेंटेंस टू जेल, जेल कोई गलत काम करके गया होगा, फॉर कंसिस्टेंटली एंड डैश इल ट्रीटिंग हिज वाइफ. Carelessly, alluring, alluring होती है किसी को अपनी तरफ लुभाना, ल्योर करना, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड नहीं आ सकता. इम्पैसिवली, इनडायरेक्टली ट्रीटिंग इज वाइफ, नो. ड्रूपिंगली होता है नीचे गिर के, नीचे गिर जाना मतलब, लेकिन कैलेसली होता है बहुत ही गलत तरीके से, मतलब बहुत ही रूड तरीके से, केयरलेस तरीके से. तो केयरलेसली आई थिंक इज द राइट वर्ड. और दूसरे में भी सही बैठ रहा है वो, वैल्यूएबल प्रोग्राम्स दैट कुड हैव सेव्ड लाइव्स बट इन्वॉल्व ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द काउंसिल्स अफेयर्स वर केयरलेसली मतलब केयरलेसली अबैंडन्ड. सो वो दोनों में ऑप्शन ए सही बैठता है. और देखने गाइस, जॉन्स डैश बिहेवियर इज टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन ऑफ दीज डेज. Next, when the astronomer looked into the telescope, he was shocked by the sight of a star moving in an dash path. तो जॉन्स डैश बिहेवियर, पिक्यूलियर बिहेवियर हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है, डिविएशन बिहेवियर नहीं, एक्सीड बिहेवियर, एक्सीड इज अ वर्ब नहीं, एबरेंट बिहेवियर यस. तो पिक्यूलियर, पिक्यूलियर होता है एक पर्टिकुलर, किसी से एक स्पेसिफिक एक उसका बिहेवियर होना, बट पिक्यूलियर पाथ नहीं होता गाइस, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं. स्टार की बात कर रहे हैं ना, ही वाज शॉक्ड बाय द साइट ऑफ अ स्टार मूविंग इन एन. अब अच्छा एन आ रहा है तो पिक्यूलियर वैसे भी नहीं आ सकता, ये ग्रामेटिकली देख लो, ये लो एन आ रहा है तो इसका मतलब अगला लेटर कोई वॉवल साउंड का होना चाहिए, तो अबनॉर्मल या एबरेंट ही बनता है गाइस. अबनॉर्मल ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से आपको, जॉन्स एबनॉर्मल बिहेवियर. बट गाइस कभी कभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है वो, बिहेवियर अबनॉर्मल हो सकता है लेकिन स्टार अबनॉर्मल पाथ में नहीं घूमता. ठीक है, स्टार एबरेंट पाथ होता है कि भाई थोड़ा जो उसका पाथ था वो थोड़ा उससे से उस पाथ से बदल के हट के चल रहा है, तो उसको एबरेंट बोलते हैं, मतलब चेंज्ड बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर. ठीक है, वो अबनॉर्मल टाइप ही होता है बट एबरेंट इज डिविएटेड बिहेवियर बेसिकली. तो एबरेंट वाज द राइट वर्ड है. Next question guys, when police officers questioned him he became dash and tried to hit one of them. ये भी negative word है. The boys found it hard to get along with Tom because he always said dash things.
थिंग्स नाउन है तो फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। एमिकेबल थिंग्स नहीं, एमिकेबल तो फ्रेंडली होता है। अबोहर एक वर्ब होता है किसी को, अबोहर करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर देना, बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। रेजोल्यूट थिंग्स, रेजोल्यूट होता है दृढ़ता, नहीं। बेलिजरेंट थिंग्स एंड रिक्वाइट, रिक्वाइट होता है जो रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। बेलिजरेंट इज द राइट वर्ड, बेलिजरेंट होता है गुस्से में लाल पीला हो जाना। तो ही ऑलवेज सेड बेलिजरेंट थिंग्स एंड ही बिकेम बेलिजरेंट, मतलब गुस्से में लाल पीला हो गया, तो दिस इज द राइट वर्ड। तो ऐसे आप एक एक वर्ड के, एक एक सेंटेंस ब्लैंक के आप वर्ड ढूंढ सकते हो वहां पे गाइस। अब ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखने गाइस आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन आपको चार वर्ड दिया और उसने बोला इनमें चार वर्ड में से कोई दो वर्ड यहाँ पे आ सकता है, तो आपको बताना है कौन से दो वर्ड यहाँ पे फिट बैठते हैं। देखना गाइस, in just over 3 months, the number of COVID-19 patients has swelled past a million, but dash information about the disease spreads much faster. But dash information, authentic information spreads faster, no. Dodgy information हो सकता है, yes. Clandestine information या dubious information, dubious भी हो सकता है, clandestine हो सकता है। clandestine होता है कि छुपी हुई information, clandestine is something that is hidden, but hidden information नहीं। डॉजी एंड डूबियस मतलब जो झूठी मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, फेक न्यूज, तो डॉजी है डूबियस इन्फॉर्मेशन, तो बी एंड डी है, ये रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे भी मिल सकते हैं guys, वो ऐसे मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा और आपको बस अडेप्ट करना होगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखना गाइस, द इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स इज टू dash the spread of pandemic through widespread testing, rigorous quarantines and social distancing। टू के बाद V1 आती है, to suppress, to catalyze, to inhibit, to ascend, चारों आ सकती थी। बट द इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स इज टू डैश द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, उसको रोकना, तो सप्रेस ठीक है, दबा देना। कैटलाइज, कैटलिस्ट तो होता है उसको तेज कर देना, नहीं। इनहिबिट उसको रोक देना, और असेंड होता है उसको ऊपर बढ़ा देना, तो मतलब ऊपर बढ़ाना, तेज करना नहीं है, क्या आना चाहिए, इनहिबिट और स्प्रेस, सप्रेस के मतलब सप्रेस दबा देना, इनहिबिट भी अंदर रोक देना। तो ए एन सी, ए एन सी है कहीं पे गाइस, यार ए एन सी तो ऑप्शन नहीं, ये अच्छा सी एन ए, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनहिबिट और सप्रेस ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे फिट बैठ सकते थे। नेक्स्ट देखना गाइस, सेम पैटर्न पे, रेटिंग्स डाउनग्रेड कपल्ड विद अ लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस could lead to a dash exchange rate and a dramatic increase in the long term rates in this environment and substantial losses for our financial institutions। तो it could lead to a मतलब ratings downgrade coupled with a loss of investor confidence, कि अगर रेटिंग डाउनग्रेड, रेटिंग्स में गिरावट आ जाए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगर गिर जाए तो क्या हो सकता है, इट कुड लीड टू अ डैश एक्सचेंज रेट। प्लंजिंग एक्सचेंज रेट, प्लंजिंग मतलब गिरता हुआ, ठीक है। प्रोलिफरेटिंग मतलब फैलता हुआ, नहीं, नेगेटिव वर्ड करना था। प्लमेटिंग वही गिरता हुआ। स्टेगनेंट होता है एक जगह पे रुका हुआ, तो रुका हुआ होगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। तो प्लंजिंग एंड प्लमेटिंग, गिरते हुए एक्सचेंज रेट देखने को मिल सकते हैं। तो प्लंजिंग, ए एन सी, ए एन सी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, अब ऐसे भी मिल जाते हैं गाइस, आपको दो सेंटेंस दे दिए, दोनों में दो दो ब्लैंक दिए हुए हैं, और आपको फर्स्ट ब्लैंक के लिए पहला वर्ड ढूंढना है, सेकंड ब्लैंक के लिए सेकंड वर्ड ढूंढना है। तो देखते हैं, अपोजिशन फोर्सेस हैव कॉन्स्टेंटली रेबल्ड एंड ट्राइड टू किल द डैश लीडर, एडजेक्टिव आना चाहिए, एंड ही हैज ऑलवेज ट्राइड टू डैश देम, टू के बाद V1 आती है, तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। एक्वीज, कैटेशाइज, रेससिटेट, ऑब्लिटरेट, एब्सकॉन्ड, ये आ सकता है। केवर्ट, कैंटेंकरस, रेपेशियस, प्रोमिनेंट, ह्यूमंगस, सारे आ सकते हैं गाइस। तो ग्रामेटिकली तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। केवर्ट होता है छुपा हुआ, एक्विसीज का पता नहीं, लेकिन इसको एक्वायर करना होता है, डजंट मेक सेंस। कैंटेंकरस खराब लीडर, सेंस नहीं बन रही। सेकंड सेंटेंस देखने का, ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट डैश वेस्टर्न पर्सन to suggest that the Soviet regime had failed to dash religion within its domains. So he was probably the first dash person. Cavert Western person नहीं। Cantankerous negative word है नहीं। Rapacious भी negative word है। Rapacious is again somebody who's very very wrong person. Prominent is yes famous. Humongous is बड़ा इंसान। बड़ा तो साइज में होता है, लेकिन prominent I think is the right word। बट आगे देखते हैं, prominent Western person to suggest that the Soviet regime had fallen to obliterate the religion within its domain। yes, obliterate मतलब खत्म करना, नहीं कर पाए हैं वो ना। opposition forces have constantly rebelled and tried to kill the prominent leader and he has always tried to obliterate them। yes guys, so option D is the right answer here। Next, guys, it is the dash of efficiency and distributive justice of economy on which the new dash base themselves. And second, the key success factors include the dash between the information and the individual's dash. So it is the dash of efficiency and distributive justice of economy on which the new dash base themselves. It is the dearth of, dearth मतलब कमी, कोजेंट ऑफ मतलब टेंजेंट ऑफ, कॉन्ग्रुइटी मतलब उनमें कॉन्ग्रुएंस होना, मतलब कोहेरेंस होना,
क्लीव मतलब गैप होना, और डिमिनिशन मतलब दोनों में डिमिनिशन, यार पता नहीं, एक बार देखना डिक्शनरी में क्या होता है। तो it is a death of efficiency and distributive justice of economy on which the new dash based themselves. Despotism based themselves, debauchery, perspective, parlance। अच्छा अरे यार, ये तो ग्रामर से सॉल्व हो गया आपका। themselves गाइस देखो प्लूरल है, और प्लूरल सिर्फ इनमें से एक ही वर्ड बनता है। तो कॉन्ग्रुइटी इट इज द कॉन्ग्रुइटी ऑफ एफिशिएंसी, कि उनके बीच में कोहेरेंस होना, इससे ही it is the congruity of efficiency and distributive justice of economy on which the new perspectives base themselves, and the key success factors include the congruity between the information and the individual's perspectives। yes, so यही बन रहा था बाकी सब में, और बाकी सारे themselves की वजह से, ग्रामर की वजह से सारे एलिमिनेट हो जाते हैं guys। तो we can eliminate the rest and we can clearly see कि एक ही वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी guys, next question, to say that to say that these three introductions were dash to the future of the army would hardly be a slash and dash। अच्छा उसने दोनों दे दिए अब की बार। To say that these three introductions were dash to the future of the army, and second, he could not, of course, undo the dash reforms of his predecessor, but he amended them in such a way as to counteract what he considered the dash of liberalism। To say that these three introductions were monumental to the future, debunk verb नहीं आ सकती, espouse verb नहीं आ सकती, expunge verb नहीं आ सकती, hegemony नहीं आ सकता, hegemony भी noun होता है, were hegemony to नहीं, they were monumental to, यहीं से पता लग गया आपका आंसर है। To say that these three introductions were monumental to the future of the army would hardly be an exaggeration, and he could not, of course, undo the monumental reforms of his predecessor, but he amended them in such a way to counteract what he considered the exaggeration of liberalism। Yes, so option A was the right answer, guys। Next, guys, the move to allow dumping of mercury dash an outcry from residents of the area who dash that high levels of mercury will affect their health and destroy ecologically sensitive forest area। The move to allow dumping of mercury dash an outcry, resulted in outcry, resulted in हो सकता था, resulted in outcry नहीं हो सकता, provoked an outcry, yes। incite होता है आग लगाना, incited an outcry नहीं, activated an outcry नहीं, angered an outcry हो सकता है। तो provoked या angered an outcry from the residents of the area who fear that या who believed that। पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है सेंटेंस, तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी प्रोवोक्ड एन आउटक्राई फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हु फियर दैट हाई लेवल्स ऑफ मर्करी विल, हु बिलीव्ड नहीं, हु फियर, बिलीव्ड पास्ट में होता है, फियर प्रेजेंट में चल रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहा है। हु बिलीव दैट, सॉरी, हु फियर दैट हाई लेवल्स ऑफ मर्करी विल अफेक्ट, फ्यूचर में बोल रहा है वो, that this will affect their health and their destroy ecologically sensitive forest area। So option B is the right answer, guys। तो guys इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है when you are solving your double fillers। तो ये आते हैं आजकल आपको एग्जाम में, तो ये डबल फिलर्स वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रीअरेंजमेंट। ये बड़ा इजी सा टॉपिक है गाइस, इसमें बड़े मतलब मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे। रीअरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपको आजकल क्या आता है, ठीक है, पहले पैराजम्बल्स आते थे कि आपको 5 सेंटेंस दे दिए और फिर उसने पूछा कि यहाँ पे इनमें से कौन सा सेंटेंस किस नंबर पे आना चाहिए, नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा। अब वैसा नहीं आता, अब क्या करते हैं इसको, एक सेंटेंस दे दिया, उसमें आपको 4 या 5 वर्ड बोल्ड करके दे देंगे आपको, और उनको नंबर दे देंगे 1 2 3 या 4 या ABCD, और बोलेंगे बताओ इनको, ये आपस में जम्बल्ड हैं ये 4 वर्ड, इनको कैसे रीशफल करें हम कि ये एक कोहेरेंट सेंटेंस बन जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है कि 1 का रिप्लेसमेंट 4 के साथ और 2 का रिप्लेसमेंट 3 के साथ, या फिर 2 का 4 के साथ 1 का 3 के साथ, ऐसे जो भी है वो कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है। तो दे आर वेरी सिंपल, अगर आपको सेंटेंस का सिंटैक्स और फॉर्मेट पता है तो यू विल बी इजीली एबल टू टैकल दीज क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखोगे पहले डायरेक्शन पढ़ना। इन द गिवन क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड, ABCDE, 5 वर्ड बोल्ड में दिए हुए हैं एंड आर नंबर्ड ABCDE। द पोजीशन ऑफ सम हाइलाइटेड वर्ड्स may be incorrect and need to be exchanged with another highlighted to make the sentence correct। हमें रीशफल करके देखना जो एक्सचेंज करने हैं। तो उसने क्या बोला, एज द स्प्रेड ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस सजेस्ट ह्यूमंस टू मोर जूनोटिक डिजीजेस दैट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड की प्रोग्राम। तो इनको पता है क्या क्या करोगे, अगर आप सीधा पढ़ोगे ना तो फिर ये कंफ्यूज कर देंगे, आप इनको ना ब्लैंक की तरह पढ़ा करो सेंटेंस पढ़ते हुए।
तो as the dash of habitat and biodiversity loss dash humans to more zoonotic diseases, the dash from animals to humans, a key program to study the spread of these diseases and dash ways to control them has been in the works in India since 2018. As the dash of habitat, spread of habitat नहीं, suggest of habitat नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हो सकता है, एक्सपोज ऑफ हैबिटेट नहीं, वर्क्स ऑफ हैबिटेट नहीं। तो एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस डैश टू ह्यूमंस टू मोर जोनोटिक डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स। तो हाँ, ए के साथ सी का एक्सचेंज होना चाहिए, ये सी पे आना चाहिए, ये ए पे आना चाहिए था। फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, अ की प्रोग्राम टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ देयर डिजीजेस एंड डैश वेज एंड सजेस्ट वेज, एक्सपोज वेज नहीं, सजेस्ट वेज होना चाहिए था। तो एंड सजेस्ट वेज टू कंट्रोल देम, ऊपर क्या आना चाहिए था, बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्सपोज ह्यूमंस टू, ये ठीक है बिल्कुल, तो ये बी में होना चाहिए था। तो ए विद सी, बी विद डी, वेज टू कंट्रोल देम हैज बीन इन द वर्क्स, ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है बिल्कुल। तो ए विद सी, बी विद डी है कहीं पे, ये रहा आपका ऑप्शन डी इज योर आंसर। ये इतने कम टाइम में आपको 1 मार्क्स दे जाएंगे गाइस, तो बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर करके आना एग्जाम में। देखना गाइस, द पब्लिक स्कूल्स डैश इंक्लूडेड डैश प्रोग्राम दैट डैश स्टूडेंट्स अबाउट डैश फ्रॉम इन डिफरेंट डैश बैकग्राउंड, डैश बैकग्राउंड, मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड ही हो सकता है, ठीक है। द पब्लिक स्कूल्स डैश इंक्लूडेड मल्टीकल्चरल करिकुलम इंक्लूडेड, करिकुलम आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो द पब्लिक स्कूल्स करिकुलम होता है, करिकुलम इंक्लूडेड मल्टीकल्चरल प्रोग्राम। हाँ, तो ये इंटरचेंज हो गया आपस में, दो को आपस में इंटरचेंज करना होता है इसमें। तो द पब्लिक स्कूल्स करिकुलम इंक्लूडेड मल्टीकल्चरल प्रोग्राम दैट टॉट स्टूडेंट्स, ये ठीक है, दैट टॉट स्टूडेंट्स अबाउट एथनिक फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स बैकग्राउंड या अबाउट इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड। तो ये आई थिंक ये होना चाहिए ई, और ये होना चाहिए अपना डी। तो ए विद बी, डी विद ई, ए विद बी, डी विद ई, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये बड़े आराम से सॉल्व होते हैं अगर आपको सही सिंटैक्स पता है तो, ठीक है। आप एक बार करके जाओगे इनको प्रैक्टिस, बड़े आराम से स्कोरिंग बनेगा आपके लिए एग्जाम में। देखना गाइस, विद इट्स डाइवर्स डैश, the dash is dash one of the most cosmopolitan dash in the dash with its diverse world, diverse cities, diverse considered diversity, diverse population होता है। with its diverse population, the cities is नहीं, the city is, तो the city is considered, ये considered ठीक है, one of the most cosmopolitan cities आएगा, तो B with D in the world, तो A with E and B with D, A with E, B with D, option D is your right answer। तो ऐसे इनको सॉल्व करना होता है गाइस। एक और देखते हैं, फिर मैं आपको एक आधा कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा। टू डैश द स्टडी टू द कंप्लाइंट पेशेंट्स ओनली दोज completing a second department at the outpatient visit were included. To dash the study to the compliant patients, to restrict the study to completing to department to visit the to include, नहीं ये ठीक लग रहा है। To restrict the study to the compliant patients only those completing, ये भी ठीक लग रहा है। A second department नहीं, a second visit होना चाहिए, a second visit at the outpatient department, हाँ। तो सी विद डी, to restrict the study to the compliant patients only those completing a second visit at the outpatient department were included, ये भी ठीक लग रहा है। तो ओनली बी, सी विद सॉरी, हाँ सी विद डी, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और देखने गाइस, एज द डैश आर एट अ डैश स्टेज, डेलिकेट स्टेज, ये ठीक लग रहा है मुझे पढ़ते। द सीनियर स्टाफ एट द ऑब्जर्वेटरी प्रेफर टू मेक, ये भी ठीक लग रहा है, प्रेफर टू मेक नो नेगोशिएशंस व्हेन कॉन्टैक्टेड यस्टरडे, ये ठीक लग रहा है। तो एज द कमेंट आर एट डेलिकेट स्टेज या एज द नेगोशिएशंस आर एट अ डेलिकेट स्टेज, ये देखना। एज द नेगोशिएशंस आर एट अ डेलिकेट स्टेज, द सीनियर स्टाफ एट द ऑब्जर्वेटरी प्रेफर टू मेक नो कॉमेंट व्हेन कॉन्टैक्टेड यस्टरडे, सो ओनली ए विद डी, ए विद डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो गाइज, तो अब ये वाले क्वेश्चन भी देखना गाइज। इसमें क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, तो आपको क्या बताना होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन अब होमवर्क के लिए भी दूंगा गाइज, जिसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको ना, उसने 3 सेंटेंस दिए हैं और तीनों सेंटेंस का पहला हाफ उन्होंने कॉलम 1 में डाल दिया और दूसरा हाफ कॉलम बी में डाल दिया, और उन्होंने बोला इन दोनों को मैच करो और देखो कौन से सेंटेंसेज हैं जो दोनों, ठीक है, पढ़ने के बाद। तो मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सो दैट द सेंटेंस फॉर्म्ड आर बोथ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, कि मीनिंगफुल भी होने चाहिए और ग्रामेटिकली भी सही होने चाहिए, वो अपना सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखना, पहले इसको मैच करते हैं। इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन, द टास्क इज कॉग्निटिवली डिमांडिंग, नहीं। इज हार्डर देन आई थॉट इट वुड बी, नहीं। बट इट इज अ लिटिल बिट लॉन्ग बाय रोड, हाँ ट्रेन की बात हो रही है, रोड। तो इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन बट इट इज अ लिटिल बिट लॉन्ग बाय रोड, तो ए का एफ के साथ। द स्कोर्स आर लो बिकॉज
द टास्क इज कॉग्निटिवली डिमांडिंग या इज हार्डर देन? तो आई थिंक डी, द स्कोर्स आर लो बिकॉज द टास्क इज कॉग्निटिवली डिमांडिंग एंड राइटिंग अ लिस्ट ऑफ रैंडम सेंटेंसेस इज हार्डर देन आई थॉट इट वुड बी। तो सी विद ई। ठीक है, ये तीनों का पहले कॉम्बिनेशन बना लो पहले अपने कि किसका किसके साथ मैच होता है। अब ग्रामर के हिसाब से देखना, इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन बट एफ है ना, बट इट इज अ लिटिल बिट लॉन्ग, नहीं लॉन्गर बाय रोड। वो कंपैरिजन दिखा रहा है कि भाई ट्रेन से 2 घंटे लगते हैं लेकिन अगर रोड से जाओ तो थोड़ा सा ही ज्यादा पड़ता है। तो इट इज 2 hour, इट टेक्स 2 hours ऑन द ट्रेन बट इट इज अ लिटिल बिट लॉन्गर बाय रोड। आंसर लॉन्ग नहीं लॉन्गर, तो ये गलत हो गया। द स्कोर्स आर लो बिकॉज द टास्क इज कॉग्निटिवली डिमांडिंग, ये ठीक है बिल्कुल। एंड राइटिंग अ लिस्ट ऑफ रैंडम सेंटेंसेस राइटिंग अ लिस्ट ऑफ रैंडम सेंटेंसेस इज हार्डर देन आई थॉट इट वुड बी, ये भी ठीक लग रहा है। तो बी विद डी, सी विद ई, बी विद डी, सी विद ई है, ये रहा अपना ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो गाइस अभी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मुझे ये वाला क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना, वीडियो पॉज कर लो यहाँ पे, पढ़ के मुझे बताना यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन रहा है, किस सेंटेंस का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनना चाहिए, और ग्रामेटिकली भी देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं गाइज आप में से कितने स्टूडेंट है जो मुझे सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और इस जरूर ट्राई करना ताकि आपको पता चले कि आप सही मतलब सही रास्ते पे जा रहे हो, सही प्लान, सही तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये 2022 का ही PYQ है, सो गो ट्राई इट आउट गाइस। नेक्स्ट गाइज अपने पास लास्ट जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कराऊंगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे किया जाता है गाइज। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते जो ट्रिक, एक चीज समझना गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पेपर में मोस्टली कहाँ मिलता है, देखा आपने ध्यान दिया है? कभी नोटिस किया ये बात? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मोस्टली पेपर में स्टार्टिंग में मिलता है इंग्लिश में। क्यों? अब उसको ये पता है कि जो बच्चा अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा, जो प्लान नहीं कर रहा, वो सीधा आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप कर जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में घुस जाएगा। अब शुरू में टाइम लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर आप पढ़ोगे, अगर 6 7 8 मिनट अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में लग गए तो फिर बच्चा पैनिक कर जाता है कि यार मेरे 8 मिनट लग गए, मेरे क्वेश्चन अभी इतने ही हुए हैं और मेरे क्वेश्चन अभी इतने बचे हैं, तो मैं जल्दी करता हूँ। जैसे ही जल्दीबाजी करना शुरू करते हैं पैनिक कर जाते हैं और फिर वहाँ गलतियाँ होती हैं। दिस इज व्हाट ही वांट्स कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, इस पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो हमेशा एग्जाम में, शॉर्टर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, ताकि आप जो वन लाइनर क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, ये वर्ड रीशफल वाला हो गया, डबल फिलर्स हो गया, फ्रेजल वर्ब का हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, ये क्वेश्चन पहले करो ताकि आप पहले एक सेंटेंस से एक लाइन, वन लाइनर सिंगल लाइनर जो है ना, उनमें अपने मार्क्स निकाल पाओ, वहां से मार्क्स निकल जाए। फिर आओ अपने लॉन्गर क्वेश्चंस पे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिर अपने लॉन्गर क्वेश्चंस करो, ताकि पहले आपका अगर 10 मिनट में आपने पहले 10 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड कि यार चलो मेरा मिनिमम कट ऑफ हो गया, मेरा एक डिसेंट स्कोर बन गया, अब मैं अगले 15 मिनट में अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगा इसको। ठीक है, तो फिर अगले 15 मिनट लगाओ आप इसमें और अपने बाकी बड़े वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पीसफुली, आराम से, जितने हो उतने करो, तो यू स्कोर अप टू 18 19 20 या बियॉन्ड दैट, एंड देन यू टेक योर स्कोर विद यू। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम सेव करने का तरीका क्या है गाइस? पहली चीज याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सबसे एंड में अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, पहले छोटे क्वेश्चन करो, सिंगल लाइनर वाले, एरर डिटेक्शन और ये वाले, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह एंड में करना, क्योंकि इनके लिए टाइम चाहिए होता है। अब कॉम्प्रिहेंशन गाइस जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, देयर इज अ ट्रिक कॉल्ड रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या होता है गाइस? रिवर्स रीडिंग जिसमें जिसमें हम क्या समझाते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ना कि पहले पैसेज पढ़ो। अब बच्चे मोस्टली मैंने बच्चों को देखा गाइस, ये ट्रिक पता होने के बाद भी वो इसको यूज नहीं करते। क्यों? उनको लगता है कि सर बिना बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन पढ़ने का फायदा क्या है। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको ना आइडिया देता हूँ, आज आपको एग्जांपल देता हूँ और आप मुझे खुद सुन के बताना यहाँ पे आपको क्या आइडिया लग रहा है और आप कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखना गाइस होता क्या है, जो बच्चे पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, जो सीधा पैसेज पे चले जाते हैं, अब उनके साथ होता क्या है, मान लो आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया तो पैसेज इज लाइक अ स्टोरी टू यू। अभी वो सिर्फ आपके लिए कहानी है, आपको ये नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इसमें मार्क करना है क्या मार्क नहीं करना है। आप हर लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हो क्योंकि आपको ये नहीं पता आपका आंसर कहाँ पे छुपा है उसमें, राइट। तो आप हर लाइन को ध्यान ध्यान से पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, टाइम लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। फिर उसके बाद आते हो आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब बोला कि हाँ यार इसका आंसर था, तो आप क्या करते हो, दोबारा पैसेज पे जाते हो, पढ़ने लगते हो, ढूंढते हो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा।
ये मिल गए, वहाँ जहाँ आंसर मिला वहाँ रुके, अपना आंसर मार्क किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। फिर देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज द डिफरेंस बिटवीन बायोटेररिज्म एंड केमिकल टेररिज्म। उसने ऑप्शन दिए हुए हैं 2-3 और फिर उनमें से बताया क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है। वो तीनों ऑप्शन को वैलिडेट करने के लिए फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रेफर करना पड़ेगा। तो यूं करके अगर आप 6-7 क्वेश्चन कर रहे हो गाइस, आप कितनी बार पैसेज पढ़ रहे हो, कितनी बार पैसेज को रेफर कर रहे हो? 6-7 बार। और उसमें भी गारंटी नहीं है सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। और टाइम का ही तो गेम है इस पेपर में गाइस। तो 6-7 बार पढ़ने का टाइम होगा नहीं आपके पास इस पेपर में। तो आपको करना क्या पड़ेगा आज के बाद, आपको जब भी अपना पैसेज सॉल्व करना है रिवर्स रीडिंग करो। रिवर्स रीडिंग क्या होती है, पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के आपको क्या मिलेगा गाइस, आपको मिलेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें, एक क्वेश्चन सुनना और आप बताना यहाँ पे क्या कीवर्ड्स थे और क्या आपको आइडिया लगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज द डिफरेंस बिटवीन बायो टेररिज्म एंड केमिकल टेररिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अटैक्स ऑफ 9/11 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द डिसीजंस टेकन बाय द पीस समिट इन स्विट्जरलैंड इन 2003। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 उसने पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द अंडरलाइंग रीजन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। तो गाइस एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सुन के आपको क्या आइडिया लग रहा है, पैसेज किस बारे में होने वाला है? आई थिंक आप फेयरली क्लियर हो कि एक आइडिया तो, एक सेंट्रल थीम तो बना सकते हो ना कि आई थिंक सर पूरा पैसेज आई थिंक किसके बारे में होने वाला है, टेररिज्म के बारे में होने वाला है, राइट। और अब आपको कीवर्ड्स भी मिल गए हैं क्या, पहले तो आपको ये मिला कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो मुझे रूट कॉज ढूंढना है किसका, टेररिज्म का। अब ये ना, ये कीवर्ड्स अपने रफ पेपर पे लिख लिया करो ताकि आप उनको फॉलो कर पाओ। सेकंड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो टेररिज्म एंड केमिकल टेररिज्म। मैंने क्या किया, बायो वर्सेस केमिकल टेररिज्म। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया कि इनके ये मेरे कीवर्ड हैं। ठीक है, बायो वर्सेस केमिकल टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द what were the consequences of the attacks of 9/11 on the global economy। 9/11 consequences, बस ये मैंने लिख लिया कि मुझे 9/11 के कॉन्सिक्वेंसेज ढूंढने हैं। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमी लिख लो बेशक। तो ग्लोबल इकोनॉमी जैसे छोटे छोटे करके अपने कीवर्ड्स लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि व्हाट वर द डिसीजंस टेकन बाय द डिसीजंस टेकन पीस समिट इन स्विट्जरलैंड 2003। तो 2003, अब न्यूमेरिक तो ढूंढना वैसे ही आसान होता है वर्ड्स के बीच में। 2003 स्विट्जरलैंड पीस समिट। अब अगर अपने 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 कीवर्ड्स नोट कर लिए हैं गाइज, तो इसके बाद अब देखना क्या होगा। अब जब आप पैसेज पढ़ने आओगे ना, ठीक है, तो देखना आप पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अब आपके लिए स्टोरी नहीं है गाइज ये, अब आपके लिए ये एक टारगेट बन चुका है, मिशन बन चुका है कि मुझे मेरे 5 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। आपको ये पता है पैसेज किस बारे में होने वाला है, आपको ये पता है कि मुझे ढूंढना क्या, कौन से कीवर्ड्स हैं। अब आप क्या करो, पहले पढ़ना शुरू करो। आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें था टेररिज्म के बारे में लेकिन कोई आंसर नहीं था, आपने पढ़ के आगे बढ़ गए आप। सेकंड पैराग्राफ है, 9/11 की बात हुई, 9/11 देखा आपने, 9/11 का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। चलो वेरी गुड, ये करके देखते हैं। 9/11 जैसे ही आपने पढ़ा वहाँ स्लो हो गए आप, क्योंकि आपको पता आपका आंसर आने वाला है। जैसे उसने कॉन्सिक्वेंसेज बताए कि ग्लोबल इकोनॉमी फेल मतलब बाय 48% या ऐसा कुछ, मतलब फिर ऑप्शन देखा कि उसमें लिखा होता है हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट हाफ्ड ऑन दैट डे, या मतलब एविएशन इकोनॉमी ऑलमोस्ट हाफ्ड ऑन दैट डे। वहाँ पढ़ा आपने, वहीं रुक गए गाइस। अब जहाँ आपको आंसर मिला वहीं रुक जाओ, अपने क्वेश्चन पे जाओ, अपने क्वेश्चन में आंसर मार्क करो और फिर वहीं से मार्क करके वापस आ जाओ और वहीं से कंटिन्यू करो जहाँ से आपने छोड़ा था। यहीं से आगे पढ़ना शुरू किया, फिर आ गया अपना बायो टेररिज्म केमिकल टेररिज्म, उसका आंसर लिख लिया। फिर आ गया रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन द वेस्टर्न कंट्रीज, उसका आंसर आ गया। फिर आपने आगे पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्विट्जरलैंड में पीस समिट हुई, उसमें क्या डिसीजन लिए गए, उसका आंसर आ गया। तो आप एक रीडिंग में, ठीक है, आपको अगर 8 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनमें से 6 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, विच इज़ नॉट अ बैड डील। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझना है, इसमें ना आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक मिलते हैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस और एक मिलते हैं आपको इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। गाइज आपको इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस को ना ध्यान रखना है कि आप उनको स्किप कर सकते हो, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि गाइज इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस आपका टाइम खराब कराते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं इन्फ्रेंशियल गाइज? जैसे उसने आपको 3 स्टेटमेंट दे दी, उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और नॉट, और फिर उन 3 स्टेटमेंट का भी कॉम्बिनेशन बना दिया, ओनली ए, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। अब वो आपको तीनों स्टेटमेंट वैलिडेट करनी पड़ेंगी,
पैसेज में से। अगर आपको वो एक बार पढ़ के अगर क्लियरली समझ आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो इन पैसेज में आपको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। गाइस आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे पूरा पैसेज सिर्फ एक बार पढ़ना है अपने पेपर में, और एक बार पढ़ने में इसमें दो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के आते हैं जो बोल्ड करके दिए होते हैं, वो आपको ऊपर से दिख जाएंगे, वो ज़रूर अटेम्प्ट करो वोकेबुलरी वाले। फिर अपने फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट जिनके आंसर मिल जाते हैं वो अपने अटेम्प्ट करो, लेकिन जो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है ना, इनको आप ओमिट कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन ये आते हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो। देखो 30 में से 30 तो आप कर भी नहीं पाओगे, तो आपको 25-26 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। उनमें से जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है ये हैं एक दो क्वेश्चन जो छोड़े जाते हैं। तो इसकी थ्योरी समझना आप कि रिवर्स रीडिंग आपको फॉलो करनी है। अब समझ आ गया होगा कि क्यों फॉलो करनी है। टाइम बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और आपका आउटपुट निकलता है इसमें से, और एक रीडिंग में आप सारा पेपर मतलब सारा पैसेज कर पाओगे। तो रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज बिफोर रीडिंग द पैसेज, मार्क द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस एंड मेमोराइज देम और राइट देम डाउन, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पीस ऑफ पेपर मिलेगा। तो राइट देम डाउन, अपने कीवर्ड्स को लिख लो और फिर उनको सर्च करो। ट्राई टू recognize द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज with the help of questions, then know what to look for, कि आपको ढूंढना क्या है वो आपको keywords में पता होना चाहिए। then while reading the passage look for the keywords that you have marked in the questions, avoid getting stuck anywhere, क्योंकि guys फंस गए तो फिर टाइम खराब, और टाइम हमारे पास है नहीं। this is important, do not get stuck with any line। एक लाइन नहीं समझ आई, आगे पढ़ लो, कॉन्टेक्स्ट में समझ आ जाएगा सारा कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब बन रहा है। एंड हर पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया करोगे, दिस हैबिट इज वेरी यूजफुल। इसमें आपको री रेफरेंस से बच जाते हो, आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता, आप ये कीवर्ड से आप ढूंढ सकते हो कि किस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था। ठीक है, तो गाइस एक बार ये ट्राई करके देखना आपको। ये 2020 का मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूँ, ये जॉब गोस्टिंग के ऊपर था कि कैसे आजकल एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब गोस्टिंग करते हैं, मतलब जॉब को छोड़ जाते हैं अपने सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, उसके रीज़न क्या है वो सब उसने बताया था। तो ये आप इसका वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, बट पहले इसके क्वेश्चन देखना गाइस। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर पैसेज पढ़ना, और फिर देखना आपको कितना डिफरेंस रियलाइज़ होगा, फील होगा कि हम पहले रिवर्स रीडिंग करके हम कितना बेटर अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक बार इनके क्वेश्चन देखना गाइस, इनके आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, अगले सेशन में किसी में। बट आपको इसको ट्राई करना है, उसको सॉल्व करके देखना है। मैं आपको इसका आंसर अगले किसी सेशन में ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्टली इन्फर्ड। ये आ गया इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन, ये आप अगर सीधा मिले तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। ये सीधा पढ़ के निकल जाएगा, दिस इज फैक्चुअल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ये भी आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो ईजी टू डू। फिर आपने उसने एक फ्रेज दिया है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द फ्रेज मार्क्ड वैनिशेस इनटू द वॉइड। आपको इसका मतलब बताना है, ये भी आपको पढ़ के डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर आपने उसने पूछा व्हाट डिटरमिन्स द गोस्टिंग एज इट इज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट अमंग एप्लीकेंट्स। तो गोस्टिंग का मतलब बताना है क्या है, डायरेक्ट आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज, टोन बतानी है कि टोन क्या थी। तो ये भी आप पूरा पैसेज पढ़ के समझ आएगा, लेकिन आप पढ़ के समझ पाओगे इसको भी, तो ये भी करके देखना गाइस एक बार। तो गाइज़ आई होप ये सेशन से आपको अपनी प्रेपरेशन में हेल्प ज़रूर मिली होगी। गाइज़ अपना डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर Telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. So guys, thank you so much once again. And agar, if you want to share your feedback with us, you can drop us an email on hello@edutab.co.in, and we'll be more than happy to have you have your inputs with us, and we'll take them as constructive feedbacks to us. So guys, thank you so much once again, guys. If you have any doubt, if you have any queries, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So I'll see you very soon, guys. I wish you all the very best for your exams, for your preparation, and I'm sure that you will come out as winners. So guys, all my well wishes are with you. Keep up the good work. Pull up your sleeves, pull up your socks, and give it your best, because this is the last leg of the exam. So guys, again, all the very best. Have a great day ahead, and happy learning to all of you.